हमसे अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि सर बैंकों को ये अधिकार कब मिल जाता है कि हम पे कोई भी लीगल कार्रवाई कर सके। आमतौर पे ये बात सभी को पता है कि जब हमारा लोन अकाउंट एनपीए में चला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जैसे कि इसको साधारण शब्द में समझिए कि जब आप अपने ईएमआई को 3 महीने तक नहीं दे पाते। 3 महीने में भी लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, उनको लगता है एक ईएमआई दे दे फिर उसके बाद 3 महीने नहीं देने की ज़रूरत है। नहीं, आपका जो एक पूरा लोन सर्कल होता है, मान लीजिए आपने 1 साल के लिए लोन लिया है, तो 1 साल में से जब आपका 90 डेज पूरा हो जाता है वो एनपीए लग जाता है। अब ये 2 साल का लोन हो, 3 साल का लोन हो, जितना भी 92 डेज काउंट होते हैं। मंथली आप कैलकुलेट करोगे 92 डेज होते हैं। तो उसके बाद बैंकों को ये अधिकार मिल जाता है कि वो अपने पैसे की रिकवरी के लिए आप पे लीगल कार्रवाई करे। पर ज़्यादातर, या मैं बोलूँगा हमेशा, कोई भी बैंक आप पे कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेना चाहता। क्योंकि देखिए, बैंक को पैसा चाहिए आपसे। अगर वो केस के थ्रू पैसा रिकवर करने जाए तो ये कभी पॉसिबल नहीं है कि कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी पैसे इस जन्म में रिकवर कर पाएगा। क्योंकि अगर कोर्ट का बिहेवियर और कोर्ट में जो टाइमिंग लगता है, अगर आप उसको कैलकुलेट करो तो किसी भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी के लिए इतना आसान नहीं होता किसी भी कस्टमर से पैसे की रिकवरी करना। तो कभी भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी के पास लास्ट ऑप्शन होता है कि वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए अपने पैसे की रिकवरी के लिए। और कोर्ट भी जाना इतना इजी नहीं होता किसी भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी के लिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी बैंक अगर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहा है रिकवरी के लिए, आरसी कटवाना चाहता है, तो इसमें बैंक को भी 12% जमा करना पड़ता है। अगर 10 लाख का लोन है तो उसमें 12% अगर आप जोड़ रहे हो तो कैलकुलेट कीजिए 1,20,000 रुपये के आसपास आता है। कोर्ट फीस अलग है, और यहाँ पर जो लॉयर होंगे उनको भी तो सैलरी पे रखा हुआ होगा ना। तो ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं जो बैंक को भी फेस करने पड़ते हैं सेम टाइम पर। तो कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी ये नहीं चाहता कि आप पे कोई भी लीगल एक्शन हो। फिर भी हम आज के वीडियो में बताते हैं कि एक बैंक कब मजबूर हो जाता है। आरबीआई के द्वारा भी कुछ गाइडलाइन बनाए गए हैं कि एक कस्टमर को आप कितना दिन इंतजार कर सकते हैं। अगर वो कस्टमर उतने दिनों के बाद भी अगर सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, पैसे पेमेंट नहीं कर रहा है, तब ये ज़रूरी है कि अब कुछ केस किया जाए, अब कुछ समाधान निकाला जाए, ताकि आगे चल के इस चीज़ को सुधारा जा सके। तो चलिए वीडियो में हम आपको समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, लोन जो है 2 तरह के हैं। सिक्योर लोन है और एक अनसिक्योर लोन है। तो जितने भी अनसिक्योर्ड लोन हैं जिसमें प्रॉपर्टी नहीं होती, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती, तो डर तो वहीं बना है ना कि पैसे कैसे आएंगे। तो जितने भी केसेस भी होते हैं वो इसी में होते हैं। और जहाँ पे सिक्योरिटी है वहाँ पे किसी भी तरह का कोई केस देखने को नहीं मिलता। वहाँ पे मेरे पास कोलेट्रल है, वहाँ पे मेरे पास सिक्योरिटी है, तो बैंक को आप पैसा नहीं दोगे तो बैंकों के पास सरफेसी एक्ट है। सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग वो कार्रवाई शुरू करती है, नोटिस सर्व करती है। अगर आप उस नोटिस को प्रॉपरली जवाब नहीं देते तब जाके घर का ऑक्शन होता है। हाँ, उसमें भी कोर्ट जाने का एक रास्ता है। जब 13/4 का नोटिस आता है तो आप डीआरटी के माध्यम से स्टे ले सकते हो। सिक्योर लोन में बस इतना ही कहानी है जो कोर्ट के साथ आपके साथ होती है। यहाँ पर आपको जाना पड़ता है, यहाँ पे बैंक का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। अब बात करते हैं अनसिक्योर लोन के बारे में, जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। जब सिक्योरिटी नहीं है तो बैंकों पे ज़्यादा प्रेशर है। जब हमने कोई गिरवी सामान नहीं रखा है, हमने कोई कोलैटरल नहीं रखा है, अगर मेरे पास कोई ऐसी संपत्ति नहीं है जिससे हम बैंक से पैसा वसूल कर सके, तब कहीं ना कहीं हमारे पास तो ज़्यादा डर होगा ना पैसे को लेकर। तब इस चीज़ में हमारे पास क्या है, तो मेरे पास यहाँ पे 2 तरह के लोन हैं। पहले लोन वैसे होते हैं जहाँ पे चेक लिए जाते हैं या ईसीएस मैंडेट कराया जाता है। जैसे कि पर्सनल लोन हुआ, एजुकेशन लोन हुआ, कार लोन हुआ, इन सारे जगह पे देखोगे तो ईसीएस मैंडेट है या चेक दिया गया है। अब दूसरी तरफ जो क्रेडिट कार्ड जैसे लोन होते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया जाता। क्रेडिट कार्ड क्या है कि कोई अगर व्यक्ति अच्छा कमा रहा है, उसका अच्छा बिजनेस है, वो कार्ड अप्लाई करता है। और आजकल तो मोबाइल ऐप्स के जरिए भी बहुत सारे कार्ड अप्लाई होते हैं जिसके जरिए आप आराम से पैसे ले सकते हो। ये बहुत सिंपल मोड ऑफ जो पैसे मिल जाते हैं। अब यहाँ पे समस्या क्या है कि जब आपको इतना आसानी से पैसे मिल रहे हैं, तब आपकी भी एक जिम्मेदारी होती है कि आप क्या करोगे। जब पैसे बहुत आसानी से मिल रहे हैं तो बैंक को पैसे तो चाहिए ना। तो बैंक ने उसमें भी एक रास्ता रखा है। जितने भी अनसिक्योर्ड लोन में पर्सनल लोन हुआ जहाँ पे ईसीएस या चेक लगा हुआ है, वहाँ पे बस 2 केसेस होते हैं। सबसे पहला केस होता है सेक्शन 138 का, और दूसरा केस होता है 25A का। तो सेक्शन 138 का जो केस है, जिसको हम लोग एनआई एक्ट के नाम से भी जानते हैं, और जो 25 का जो केस है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट से भी हम लोग जानते हैं।
इन दोनों में अगर कार्रवाई की बात की जाए, जब आप पैसे नहीं रीपेमेंट कर पाते हो तो कोई भी थाने में नहीं इसका कंप्लेन रजिस्टर होता है, ये कोर्ट के द्वारा आपको समन किया जाता है। समन में एक डेट लिखा होता है, उस डेट को जाना है, आपको बेल ले लेनी है और बेल के बाद ये पूरी कार्रवाई आगे चलेगी। अगर आपको समझौता करना है, आपको पेमेंट करना है, बेल करवाना है, ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है। दूसरा चीज़ क्रेडिट कार्ड में, जब क्रेडिट कार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जब मेरे पास ECS मेंटेड नहीं है, चेक नहीं है, तो हम सेक्शन 138 का नहीं कर सकते। तो जितने भी रिकवरी एजेंट आपके पास आते हैं वो बोलते हैं अगर हम आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन लेंगे या कोई भी ऐसी प्रक्रिया करेंगे तो एक बात को समझ के रखिएगा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती। रीज़न क्या है? क्योंकि जब मेरे पास वैसे कोई सुविधा नहीं है, वैसी कोई चीज़ें नहीं है, तो हम केस वगैरह भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बैंकों को क्या करना पड़ता है? आर्बिट्रेशन का प्रोसेस करना पड़ता है। आर्बिट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है? कोई भी आर्बिट्रेशन के प्रोसेस का मतलब होता है कि बैंक एक रिटायर्ड जज या कोई गस्टेड ऑफिसर को अपने अंडर में रखता है। अब उसका काम क्या होता है कि वो आपको बुलाता है, बताता है कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। और आजकल मैंने जितना देखा है, अब गस्टेड ऑफिसर की जगह बहुत सारे एजेंसीज भी आर्बिट्रेशन का काम कर रही है। अब इनका भी बेसिकली मतलब यही होता है, आपको डरा के, धमका के या किसी भी तरह से पैसे रिकवर करना। कोई भी बैंक, NBFC कंपनी हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसका सिंपल सा मकसद ये होता है कि आपसे पैसे निकाले जाए, समझे? और इसके अलावा कोई भी काम नहीं होता है। जब आप पैसे नहीं देते हो तो एक आर्बिट्रेटर का अधिकार है कि अवार्ड पास कर सकता है, और उसके पास क्या क्या अधिकार होता है ये भी इस वीडियो में समझ लीजिए। एक आर्बिट्रेटर, अगर आप सरकारी जॉब कर रहे हो या प्राइवेट जॉब कर रहे हो जहाँ पे मंथली सैलरी आपकी अच्छी आ रही है, तो आपके कंपनी को एक मेल करेगा और आपकी आधी सैलरी काट सकता है और बाकी सैलरी को होल्ड करवा देता है। और ये हो गया। दूसरा, आपके घर में जो सामान है जिस पे कोई लोन और नहीं चल रहा हो, क्योंकि लोन चल रहा है वो मतलब किसी और की संपत्ति है, जिस पे लोन नहीं चल रहा है उसको अटैच कर सकता है, जिसमें आपका टीवी, फ्रिज, सोफ़ा, कार, बाइक कुछ भी आ सकता है जिस पे लोन नहीं है। ये सारी चीज़ें होती है जिस पे कोई भी बैंक एक्शन ले सकता है, आपकी संपत्ति को हड़प सकता है। पर यहाँ पे समस्या क्या है पता है? अगर कोई भी बैंक, NBFC कंपनी अगर रिकवरी सर्टिफिकेट इशू करवा रहा है, 20 लाख से ऊपर का लोन है या 20 लाख से कम का लोन है, तो वहाँ पर बैंक को भी पैसे जमा करना पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 लाख का लोन लिया है, तो 10 लाख के लोन पे अगर आम तौर पे जो समझौता चल रहा है आज के डेट पे 3 लाख से 4 लाख रुपए का चल रहा है, ठीक? मतलब अगर हम कुछ नहीं करते हैं, कस्टमर से समझौता करते हैं, तो मुझे 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। पर अगर इसको हम लीगल फॉर्म में समझें तो 3 लाख लेने के लिए अगर हम उस पर केस करते हैं तो वकील, टाइम, सब कुछ वेस्ट हो रहा है। 1-1.5 लाख रुपए कोर्ट में भी जमा हो रहे हैं, उसके बाद भी हमको मिलना समझौते में 3 लाख है, तो यहाँ पर बैंक को भी नुकसान होता है। तो बैंक कई बार क्या करता है, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट के थ्रू ही अपने आप को समझा लेता है, समझे? तो ये एक पूरी प्रक्रिया है जिस तरह से ये पूरा चीज़ काम करता है। इसके अलावा यहाँ पर बैंक में कोई भी ऐसा केस हो, अगर कोई भी बैंकिंग सिस्टम आपको डरा रहा है, और आजकल आपने नया देखा होगा 316 और 318 के नाम से डराते हैं, तो पहले इन दोनों से डरना बंद कीजिए। ये किसी भी फॉर्म में, बैंकिंग सेक्टर में फिट नहीं बैठते। इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव आए, कमेंट कीजिए। पर्सनली जो मुझसे बात करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट के थ्रू होता है। स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सअप कीजिए, टाइम मिलेगा, बात होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।